हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए आज अगला लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को फर्स्ट लेक्चर हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छा से समझते हुए आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि रिवीजन आप नोट्स ना करेंगे कि बार बार आप जो है वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो नोट्स रखिए और अच्छा से बनाइए। सब कुछ सीरियल वाइज हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम आज की क्लास में चल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें क्या क्या हम बताए हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। उसके बाद आपको बताया गया था वेग जो है वो दो तरह का होता है। कौन? फर्स्ट लेक्चर में औसत वेग बताए थे और तात्क्षणिक वेग बताए थे, हो गया था। इसके बाद आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा कि अभिक्रिया के दर को, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, 12th बोर्ड के एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप में आता है, दीर्घ उत्तरीय में आता है। कैसे पूछेगा? देखिए, दीर्घ उत्तरीय में पूछना होगा तो कहेगा कि अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो अभिक्रिया का दर आपको परिभाषा बता दिया गया है लेक्चर नंबर 1 में, और आज हम बताएंगे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो आइए चलते हैं, अभिक्रिया का जो दर है, वेग, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग देखेंगे, फर्स्ट में आपको बताएंगे अभिकारकों के सांद्रता पर। ध्यान दीजिएगा, अभी से माइंड सेट रखिए बोर्ड पर। अभिकारकों के सांद्रता पर, ठीक है। सांद्रता समझ रहे हैं ना? सांद्रता मतलब मोलरता, और मोलरता क्या होता है? मोलों की संख्या। अब बाटा में होता है बिलियन का आयतन लीटर में, यानी कि आप कह सकते हैं ये क्या होता है? मोलरता बराबर, और मोलरता को ही क्या कहते हैं हम? सांद्रता बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोलों की संख्या अगर बढ़ेगा तो मोलरता बढ़ेगा। मोलरता मतलब हम कह सकते हैं सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। आइए चलते हैं, हम पहले समझ लीजिएगा। जैसे आप लोग अपने माइंड से सोचो, अपने दिमाग से, जैसे ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, A कन्वर्ट कर रहा है B में, रिएक्शन दिखाई दे रहा है। आपसे कहेगा कि A का जो सांद्रता है, सांद्रता मतलब उसका मात्रा, अमाउंट, समझ रहे हो? तो A का जो सांद्रता है, मात्रा, आप बढ़ाइए तो इसमें 1 मोल मिलाइए, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। तो मिलाने से क्या होगा? अगर आप A का सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वह बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका सांद्रता घटेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वो कम होते जाएगा। जैसे आप ही को मान लीजिए कि आप जो है फील्ड में दौड़िए, तो फील्ड में दौड़ेंगे तो क्या होगा? आपका शुरू में क्या होगा? दौड़ने का स्पीड जो है वो फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? वेग धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना माइंड में सेट रखो, ये जैसे जैसे अभिक्रिया जो है टाइम बीतेगा वैसे वैसे स्लो होगा, और जैसे जैसे इसका सांद्रता बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो आइए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे अभिकारकों के सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों के सांद्रता
बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्यों बढ़ जाती है वो अभी देखिए। क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर, ध्यान देते रहना, सब लिखवा रहे हैं। क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं के बीच अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़, देखो क्या कह रही है, कह रहा है आपसे कि जितना ही आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगा, तो अणुओं के बीच में क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब तक अभिकारक के अणु एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे तब तक अभिक्रिया नहीं होगा। जब तक टक्कर नहीं होगा तो अभिक्रिया कहां से? जैसे मान लीजिए कि आप ही चल रहे हैं मार्केट में, बाजार पूरा जाम है, तो पूरा जाम है तो क्या होगा, आप जा रहे हैं बाइक से, आप तो चलाते हैं, स्पीड चलाते हैं ना बाइक, तो मान लीजिए कि बाइक आपका स्पीड है और भीड़ ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप? भीड़ है तो वहां पर टक्कर ज्यादा होगा ना, समझ रहे हो? भीड़ है मार्केट में तो वहां पर एक दूसरे से क्या होगा, टक्कर होगा, और टक्कर होगा तो वहां पर अभिक्रिया होगा। आपको छोड़ेगा? टक्कर मारेंगे तो छोड़ देगा? नहीं, आपके साथ अभिक्रिया करेगा। समझ रहे ना? तो वही बात बोल रहे हैं कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, माइंड में सेट रखिएगा। ये हो गया, प्रिंट करो जल्दी से, मिटाएंगे इसको। चलिए अब आ रहे हैं हम सेकेंड नंबर में। फर्स्ट आपका हो गया खत्म और अब आ रहे हैं सेकेंड में। माइंड में सेट करते चलिएगा। चलिए नंबर टू क्या है, तो ताप है। हमको ये बताइए कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिक्रिया का वेग यानी कि दर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। देखो क्यों बढ़ता है, पहले सुन लो, सब माइंड में सेट रहो। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, सुनो। हमको ये बताओ कि जैसे यहां पर हम इसमें लिए हैं, जल लिए हैं, पानी लिए हैं, अब इस पानी को तुम क्या करो, गर्म करो। तो हमको ये बताओ कि जब गर्म करेंगे तो जल का जो अणु है ना, उसका वेग बढ़ जाएगा ना, समझा? अब जब यहां पर ताप देगा तापमान, तो ये जल क्या करेगा, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे उबलेगा ना, ऐसे ऐसे इसके अणु का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और हमको ये बताइए कि आप किसी को जा रहे हैं और किसी से अपना हल्का से ऐसे टच किए, तो हल्का से किसी में अगर टकराए हैं तो क्या कुछ बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा। लेकिन वही मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी है, आपका वेग है, बहुत स्पीड है, और किसी में जाकर धक्का मार दीजिए तो क्या करेगा वो? अभिक्रिया नहीं करेगा। तो वही बात यहां बोल रहे हैं कि तापमान बढ़ाइएगा तो अणु का वेग ज्यादा हो जाएगा, और वेग ज्यादा होगा तो एक दूसरे की इस पर कस कर टकराएगा, एक दूसरे से कस कर टकराएगा, और कस कर टकराएगा, जितना ही कस कर टकराएगा उतना ही अभिक्रिया जो है वो तेज होगा। सेट हो रहा है माइंड में? सेट करो यार। क्लियर? चलो क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम। लिखेंगे यहां पर किसी अभिक्रिया का दर, किसी
अभिक्रिया का दर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है? माइंड में सब क्लियर हो रहा है? चलिए समझ गए। अब आ रहे हैं नंबर 3 में, और नंबर 3 क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति। किसका उपस्थिति जी? बोलो। उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक जानते हैं क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वैसा पदार्थ होता है जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। मतलब भाग नहीं लेगा अभिक्रिया में, लेकिन उस अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या फिर घटा भी सकता है, मतलब प्रभावित करता है। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। बिना भाग लिए हुए। सर ये बिना भाग लिए हुए कैसे बढ़ा देगा सर? देखिए कैसे। जैसे सुन लो, जैसे मान लीजिए कि आप तो झगड़ा करते होंगे ना, झगड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे क्लास के आगे झगड़ा कर लिए 2 लोग। कौन कौन 2 लोग? तो एक मुकेश कुमार और एक विवेक कुमार। ये 2 लोग हैं जो झगड़ा कर लिए हैं मेरे क्लास के बगल में। ठीक है, मुकेश और विवेक झगड़ा किए हैं। तो झगड़ा किए हैं तो क्या करेगा? ये एक दूसरे को पीटेगा। ये अभी इसको पीट रहा है, ये अभी इसको पीट रहा है। तब तक हो क्या रहा है कि गली को पकड़ करके इसका फ्रेंड जो है वो सुरेश आ रहा है। ये दोनों में झगड़ा हुआ है। तब तक हो क्या रहा है कि सुरेश जो है वह गली पकड़ करके आ रहा है, और जैसे ही मुकेश का ध्यान अपने फ्रेंड सुरेश पर जाएगा तो आप क्या समझ रहे हैं? मुकेश का जो पीटने का स्पीड है ना विवेक कुमार को, वह क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों? इनको शक्ति मिल जाएगा। अरे मेरा दोस्त आ रहा है। तो हमको ये बताओ कि क्या सुरेश जो दोस्त है, क्या इनके साथ अभिक्रिया में भाग लिया था? नहीं, वो तो अभी आ रहा है। अभी भाग कहाँ लिया? तो बिना भाग लिए हुए देखो इनके दर को क्या किया? बढ़ा दिया। तो हम कहेंगे सुरेश कुमार उत्प्रेरक हैं जो उसके अभिक्रिया के दर को बढ़ा दिए। क्लियर है ना? चलो यहां पर लिखेंगे एक लाइन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, माइंड में सब सेट करो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाती है। समझे? सॉरी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाती है मत लिखिएगा, क्योंकि घट भी सकती है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदल जाती है। बदल जाती है। बदलना मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। समझ रहे हैं? तो ये समझ रहे हैं। और उत्प्रेरक का परिभाषा जान गए ना, कि वैसा पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगा, तो उसको हम उत्प्रेरक बोलेंगे। और यहाँ लिख दिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदल जाती है। बदलने का मतलब बढ़ भी सकता है दर, और घट भी सकता है। क्लियर है ना? चलो, ये हुआ नंबर 3। मिटाएंगे इसको। अभी चल रहा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कितना हुआ? अभी 3 हुआ। चौथा में आ रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो अब आ रहे हैं हम 4th नंबर में, पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4th नंबर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ठीक है,
ध्यान दो, अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का वेग वो भी बढ़ेगा। कि कैसे? देखो, हमको ये बताओ कि एक आप पानी जो है वो बाल्टी में लीजिए। चलिए ये बाल्टी है, ध्यान देते रहना, ये बाल्टी है, हम बाल्टी में पानी रखे हैं। और एक बार क्या करो कि इसी बाल्टी के पानी को छत पर ऐसे गिरा दो। चलो ये बाल्टी का पानी जो है क्या कर दिया हम, ये छत पर गिरा दिए। बोलो कि किस केस में पानी जल्दी ऊपर जाएगा, वाष्प बनेगा? किस केस में? इस केस में पानी जल्दी वाष्प बनेगा कि इस केस में? सिंपल सा बात है, इस केस में जल्दी पानी ऊपर उड़ेगा, क्योंकि आप फैला दिए हैं। अब मान लो कि कपड़ा सुखवाना है, आपको कपड़ा सुखवाना है, कपड़ा को ऐसे मोड़ करके ऐसे रख दिए हैं, तो वो जल्दी सुखाएगा कि इसको ऐसे फैला देंगे वो जल्दी सुखाएगा? फैलाने वाला जल्दी सुखाएगा। समझ रहे हो बात ना? तो वहीं आपको यहां हम बोल रहे हैं कि अभिकारक का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का दर ज्यादा होगा। माइंड में सेट रखो, सब पॉइंट वाइज चल रहे हैं हम। तो आप लिखेंगे इसमें अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। ठीक है? और लास्ट नंबर है, लास्ट क्या है? तो प्रकाश की उपस्थिति। तो प्रकाश की उपस्थिति में आपको यही बताएंगे, सभी रिएक्शन तो नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रकाश के उपस्थिति में उसका वेग बढ़ जाता है। कुछ रिएक्शन बताएंगे, आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग लिख लीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। ठीक है? जितना ही प्रकाश देंगे उतना ही फास्ट होगा, प्रकाश कम करेंगे वेग उसका घट जाएगा। समझ रहे ना? चलिए लिखेंगे आप, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग, लास्ट नंबर है रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रकाश के उपस्थिति में बढ़ जाती है। क्या कोई दिक्कत है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर भी बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का दर और वेग सब चलता है। समझ रहे ना? तो ये 5 जो पॉइंट है वो अपने माइंड में सेट रखिएगा। 12th बोर्ड के एग्जाम में अधिकतम जो चांस है वो आने का चांस है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अभिक्रिया का वेग आपको लेक्चर नंबर 1 में और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर? चलिए हम आ रहे हैं, अब आगे चले। चलिए अब आगे चल रहे हैं। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले जो 5 कारक हैं वो आपको बता दिया गया। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक कौन सा होगा? तो अगला टॉपिक है वेग नियम। अगला टॉपिक है वेग नियम।
इसको लोग बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है, वेग नियम होता क्या है? ठीक है, समझो पहले और उसके बाद जो है आप लिखेंगे। देखो, ये कोई अभिक्रिया है, A प्लस बी, ये बन रहा है P। समझना, वेग नियम को हमको समझना है कि वेग नियम किसे कहा जाता है। तो उसके लिए आप पहले इस उदाहरण पर ध्यान देंगे। A प्लस बी, ये बना रहा है उत्पाद P। ये उत्पाद जानते हैं ना, इधर अभिकारक होता है, इधर उत्पाद बनता है, तो ये अभिकारक है। वेग नियम सुनिए क्या होता है। दिए गए ताप पर, क्या बोल रहे हैं हम, दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग, सुनते रहना, दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे देखो, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल, तो इसका सांद्रता कितना है, तो हम लिखेंगे A का सांद्रता, इसको क्या लिखेंगे, B का सांद्रता। तो कह रहा है कि दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इस तरह से वो कह रहा है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है वेग। इसी को हम बोलते हैं वेग नियम। माइंड में सेट हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। चलिए, तो पहले हम यहां पर लिखेंगे आप लोग, दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग सांद्रता, ये अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के, देखो है ना गुणा बीच में, यहां पर गुणा है, तो गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। वेग नियम यही है। क्लियर? अब देखो इसमें, अब मेरा काम देखो, हम यहां पर अब क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहां पर ध्यान दो, इस साइन को हटाएंगे तो नियतांक आता है k, और ये फिर जैसे है उसी तरह से लिखेंगे b का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये आपका आ गया। और इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? कि सर जानते कहाँ, बताएंगे तब न जानेंगे। और देखो 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 सब बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेग समीकरण। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हमको वेग समीकरण बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? वेग व्यंजक बोल सकते हैं। वेग व्यंजक बोलिए, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। समझे? और कहिए कि सर के भी बता दीजिए। हाँ देखो वो भी तो है, के भी देख लो। के का नाम होता है दर नियतांक। ठीक है, इसको बोलते हैं दर
नियतांक बोलते हैं, समझे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये हमको दिक्कत है, तो दिक्कत है यहाँ लिखा हुआ है, दिक्कत है तो क्या लिखेंगे, वेग नियतांक लिखिए, वेग नियतांक लिखिए, समझे। और बता दें, एक छोड़ो, दो काफी है। दर नियतांक या वेग नियतांक, ये वेग समीकरण, ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम इसको प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और हम इसको मिटाएंगे। अब इसी से काम है हमको, ये मिटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वेग नियम आप लोग जान गए। यहां पर हमको ये बताओ कि अगर ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, यदि, ध्यान देते रहना, कहेगा एकदम ही आसान है जी, हार्ड है, कहता है कि हार्ड है। ए की सांद्रता बराबर है बी की सांद्रता, और ये कितना है, 1। कह रहा है कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता अगर 1-1 है, तो हमको ये बताओ, 1 है तो, अब बताओ, तो जब ये 1 है, ये 1 है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं यहां पर कि वेग बराबर के, क्या? अरे ये तो पागल भी बोल सकता है कि जब ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1-1 है तो खत्म, तो वेग बराबर के होगा। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं, एक पॉइंट आप लिखेंगे, जो पॉइंट आपको यहां दिखाई दे रहा है उसी को लिखवाना है। लिखवाएंगे क्या कि जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 हो, तो वेग, वेग नियतांक कहलाता है। नहीं, के क्या है, वेग नियतांक ना है, समझ रहे हो। चलिए, तो आते हैं हम यहां पर, लिखिए, तो जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता इकाई हो, तो जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता इकाई हो, तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, वेग नियतांक कहलाता है। हो तो अभिक्रिया का वेग, वेग नियतांक, वेग नियतांक कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ सेट है माइंड में ना? अब ध्यान देना, कहेंगे सर ये इसी तरह से लिखेंगे, नहीं, अब सुनो, अब आपको बताएंगे कि जो अभिक्रिया का आप वेग समीकरण जो लिख रहे हैं या वेग व्यंजक, यह सैद्धांतिक नहीं है। सैद्धांतिक मतलब गणना आप नहीं कर सकते हैं। ये जो वेग समीकरण है, यह प्रायोगिक समीकरण है, प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। कहेंगे सर प्रयोग के द्वारा हम कैसे निकालेंगे सर? आखिर हम प्रयोग कैसे करेंगे? सुन लो, सब सेट रखो, मैं बता रहे हैं ना, देखो ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण प्रायोगिक होता है, मतलब प्रयोग करके लिखा जाता है। पहले लिखो, उसके बाद हम फिर समझाएंगे, मिटाएंगे इसको और फिर आपको इस पर आगे हम बात चलेंगे। पहले नोट करके लिखो, नोट
करके लिखिए। क्या करके लिखिए? बोलो बोलो ना। हाँ, नोट करके, नोट करके लिखिए। क्या लिखवाएंगे? नोट करके। चलो आप यहाँ लिखिए नोट में। नोट। वेग नियम का निर्धारण, वेग नियम का निर्धारण सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रायोगिक किया जाता है। सैद्धांतिक नहीं बल्कि क्या किया जाता है? प्रायोगिक। सुनो अभी जो बताए थे, ध्यान देना। यहां पर एक अभिक्रिया हम ले रहे हैं, यहां पर अभिक्रिया हम ले रहे हैं। यही ले रहे हैं जो आपको लिए थे, a+b बना रहा है p। क्लियर है? अगर आपसे कहा जाएगा कि इसका दर समीकरण लिखिए या वेग, चलो वेग नियम, इसका वेग नियम लिखिए, तो वेग नियम आप क्या लिखेंगे? कि सर वेग नियम तो आप तो बोले हैं कि सांद्रता का जो अभिकारक का जो सांद्रता होता है ना, उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। यही लिखेंगे। अब सुनो, एक बात ध्यान देना कि जब भी आप वेग नियम लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया का जो वेग है, दर, आर मतलब दर, वेग है, वह दोनों ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा। कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं यहां पर कि वेग नियम जो होता है वह सैद्धांतिक निर्धारण नहीं किया जाता है, वह क्या होता है? प्रायोगिक की, प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। तब प्रयोग के द्वारा जब बोल दिया तो आपको खोपड़ा अब लगाना ही नहीं है। जब बोल दिया कि प्रायोगिक है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो पूछेगा वह खुद देगा। दर समीकरण जो है वेग नियम से आता है, जो वह आपको टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वह देगा। समझ रहे हो? तब मान लो 1 मिनट के लिए कि अभिक्रिया है, वेग नियम क्या है? तो सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन कब? जब दर यानी कि वेग सांद्रता, दोनों के सांद्रता पर निर्भर करेगा तब। अब मान लो कि अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वह इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, ए के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो उस केस में तुम वेग नियम क्या लिखना? आर समानुपाती होता है ए के सांद्रता, ये लिखना उस केस में। बात समझ लो मेरी बात जो बोल रहे हैं हम। कोई जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर, दोनों जितना मतलब अभिकारक रहेगा वो सबके सांद्रता पर निर्भर करेगा। कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? अब क्या कैसे प्रयोग करता होगा? देखो, ए का सांद्रता बदल रहा है तो देख रहा है कि ए के सांद्रता हम जब बदल रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बदल गया। लेकिन ये देख रहा है कि बी का जब सांद्रता बदल रहे हैं तो अभिक्रिया पर कोनो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कखनो इसको बढ़ा रहे हैं, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, कोनो प्रभाव नहीं। तो जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उस केस में क्या कहना तुम? कि आर समानुपाती होता है ए के सांद्रता के। अगर दोनों के सांद्रता पर निर्भर करेगा तब तुम कहना कि आर समानुपाती होता है ए का सांद्रता बी का सांद्रता। ऐसे लिखना।
तो ये कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा नहीं, प्रयोग करेंगे तब ना पता चलेगा किसके सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि वेग नियम जो है आप नहीं लिख सकते हैं, प्रयोग के द्वारा लिख सकते हैं आप। सेट हुआ माइंड में? नहीं। चलिए सेट हो गया, तो आप लोग ये लिख लेंगे, जब दर यानी कि वेग ए के सांद्रता पर निर्भर करेगा तो ये, और दोनों पर निर्भर करेगा तो ये लिखेंगे वेग नियम। क्लियर? चलिए हम आ रहे हैं अगले टॉपिक में। चलिए आइए तो देखिए, अब आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं कि अभिक्रिया के दर पर संकीर्ण ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए अगला हेडिंग लिखते हैं, अभिक्रिया की दर पर। सब कुछ समझते चलिएगा और कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अभिक्रिया की दर पर संकीर्ण ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, अभिक्रिया की दर पर संकीर्ण ऊर्जा का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण ऊर्जा पहले हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन संकीर्ण ऊर्जा जो है वह तभी आपको समझ में आएगा जब आपको देहली ऊर्जा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देहली ऊर्जा पढ़ेंगे। आता है 12th के क्लास में, आना ही आना है। देहली ऊर्जा भी पूछता है और संकीर्ण ऊर्जा भी पूछता है, जो बात है वो बोल दिए। तो संकीर्ण ऊर्जा समझने के लिए देहली ऊर्जा आपको समझ में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? देहली ऊर्जा स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे देहली ऊर्जा। समझिएगा, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे ए कन्वर्ट कर रहा है बी में, ये रिएक्शन है कोई, समझना पड़ेगा, समझा रहे हैं। ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट कर रहा है किस में? बी में। तो हमको ये बताओ कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊर्जा देना पड़ता है, ऊर्जा को देना पड़ेगा। जैसे सुनो, अपने पर भी आप ले सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, सुनना पहले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए उस ऊर्जा को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। फिर सुनिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए उस ऊर्जा को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई आपको जो है कस करके धक्का मार दिया, कस करके धक्का मार दिया, लेकिन जो धक्का मारा है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, तो ठीक है, गलती वही, गलती जो है आपका नहीं था, गलती कौन? जिसका जो धक्का मारा उसी सब का है, लेकिन जो धक्का मारा है बहुत मजबूत है सब। तो क्या आप वो सब आदमी के साथ में रिएक्शन करेंगे? क्या आप उस सब आदमी के साथ रिएक्शन करेंगे? रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ अभिक्रिया करने के लिए जितना ऊर्जा होनी चाहिए वो आप में नहीं है। समझ रहे हैं? और जितना न्यूनतम होना चाहिए ना ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। कोई बात नहीं ना है? चलिए आते हैं हम किसी रासायनिक, पहले लिखो यहां पर, किसी रासायनिक
अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास, अभिकारक के अणुओं के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए देहली ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? चलिए, इतना सारा चीज समझ गए। अब हम आ रहे हैं संकीर्णीय ऊर्जा में। ठीक है, चलिए, तो अब हम आएंगे, लेकिन आपको ठीक से समझाएंगे। पहले हम आपको माइंड में सेट करेंगे। ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। मतलब कि अगर देहली ऊर्जा नहीं है तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर है ना? चलिए, अब आ रहे हैं हम संकीर्णीय ऊर्जा में। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको समझा रहे हैं ठीक से, इसलिए आप लोग माइंड में सब कुछ सेट करते चलिए। अगर सेट आपके माइंड में नहीं हो रहा है तो भाई आगे आपको दिक्कत होगा। जो बात है वो जो क्लियर बोल रहे हैं हम। ठीक है, आइए इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलिए, यहाँ हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर हम लेंगे आंतरिक ऊर्जा। यहाँ पर क्या लेंगे? बोलो, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा मतलब जो उसके पास ऊर्जा है। अरे आपके पास भी कुछ ऊर्जा होगा ना, बिना ऊर्जा के हैं है, तो आपके पास जो ऊर्जा है उसको हम बोलेंगे कि वो आपका आंतरिक ऊर्जा है। खाना पीना खाएंगे अच्छा से तो आंतरिक ऊर्जा आपका बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो आप घटेंगे। समझ रहे हैं? आंतरिक ऊर्जा, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी या फिर आंतरिक ऊर्जा। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर हम ले रहे हैं संकीर्णीय ऊर्जा। समझते जाना। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? तो यहाँ हम लेंगे देहली ऊर्जा। कौन सा लेंगे? बोलो, देहली ऊर्जा। आइए, हमको पढ़ना है ये संकीर्णीय ऊर्जा का परिभाषा। ठीक, 3 आदमी है तो भाई 3 आदमी है तो क्या तीनों का ऊर्जा जो है बराबर होगा कभी? अब मान लीजिए कि आप ही 3 गो आदमी हैं तो तीनों बराबर मजबूत है नहीं ना, कोई ज़्यादा मजबूत है, कोई कम मजबूत है। क्लियर ना? तो हम मान लेते हैं 3 आदमी है। कौन कौन 3 आदमी है? तो ए है, बी है, सी है। 3 आदमी है, ध्यान देते रहना। 3 आदमी है, तीनों का ऊर्जा अलग अलग है। मान लेते हैं कि ए का जो ऊर्जा है वह 30 कैलोरी है, बी का ऊर्जा जो है वो 40 कैलोरी है और सी का ऊर्जा 50 कैलोरी है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने के लिए कितना चाहिए? तो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए ध्यान देते रहना, 60 कैलोरी हमको ऊर्जा चाहिए। सबको कितना चाहिए? 60 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। देहली ऊर्जा मतलब क्या समझ रहे हो? अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो ऊर्जा होना चाहिए वो कितना है? 60। बताइए,
जब तक ऊर्जा 60 कैलोरी नहीं पहुंचेगा, क्या ये लोग अभिक्रिया में भाग लेंगे? नहीं लेंगे। 60 से सबका कमी है, नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो अब क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग ले, तो क्या करेंगे? आप इसको ऊर्जा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप? अगर आप मजबूत हैं तब तो आप उसी के साथ अभिक्रिया कर देंगे, लेकिन मजबूत नहीं हैं तो आप क्या करते हैं? फोन करते हैं अपने दोस्त को ना कि आओ यहाँ पर झगड़ा हुआ है, नहीं करता है फोन करते हैं, फोन करेंगे कि आओ आओ जल्दी आओ यहाँ पर झगड़ा हुआ है, तो आपके फ्रेंड सब आएगा, तो फ्रेंड सब आएगा, आपका दोस्त, तो क्या करेगा? आपको ऊर्जा देगा, और जैसे ही आपको ऊर्जा दिया तो अब उसके साथ आप अभिक्रिया कर देंगे। समझ रहे हैं? तो सुन लो, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। जैसे इसका 30 है, आप चाहते हैं यह अभिक्रिया में भाग ले, तो क्या करेंगे? इसको ऊर्जा देंगे। 60 चाहिए, कितना देना पड़ेगा? 30 कैलोरी आपको देना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा? 20 देना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा? 10। तब जाकर के अभिक्रिया में भाग लेगा। क्लियर ना? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं को जो न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। देखो, इसको 30 देना पड़ा है, ये 40 था तो इसको 20 दिए हैं, तब न जाके अभिक्रिया करेगा। 60 पे होगा तो 50 था पहले से, इसको 10 देंगे तब जाके अभिक्रिया करेगा, 60 होगा तो। समझ रहे हैं? अब छोटा सा प्रश्न है मेरा कि बताइए, इसको हम ऊर्जा दिए हैं 30, इसको 20 और इसको 10, तब जाके अभिक्रिया तीनों किया है। किस केस में ABC, किस केस में अभिक्रिया का दर फास्ट होगा? अभिक्रिया का दर फास्ट, उसका वेग जो है वो अधिक होगा। किस केस में? इस केस में अधिक होगा कि इस केस में कि इस केस में? किसमें? हाँ, C में होगा। देखो समझ लो, पहले देखो यहां पर मान लो, देखो समझा रहे हैं, तुम लोग किसी तरह से हमको दिमाग में डाल देना है, इसके बाद आप डिलीट कीजिए अपने माइंड से, फॉर्मेट कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको अभी यहां है, आपके दिमाग में किसी तरह से हमको बैठा देना है बस, ठीक? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं हम देखने नहीं जाएंगे। मान लो यहां पर 12th क्लास में 85%, सुन लो पहले, 12th क्लास में 85% नंबर लाने के लिए इतना आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा, ऐसे समझा रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि आप दो संगतियां हैं, दो फ्रेंड हैं, तो किसी का ऊर्जा ज़्यादा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमज़ोर है, और दोनों को हमको पहुंचाना है कितना? 85 पे। हम चाहते हैं कि जो कमज़ोर है उसका भी 85 आए, और जो पढ़ने में तेज है उसका भी 85 आए। तो देखो, एक लड़का जो है वो पढ़ने में तेज है, उसका ऊर्जा यहाँ तक है, एक पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका ऊर्जा यहाँ पर है। तो बताओ, हमको दोनों को सिखा करके यहां पहुंचना है, ठीक? तो आप ऊर्जा क्या करें? देंगे। तो ऊर्जा दीजिएगा अगर, तो देखो, इसको ऊर्जा देना पड़ेगा इतना और इसको ऊर्जा देना पड़ेगा इतना। तो बताओ कि किस लड़का को पढ़ाने में, मेरा पढ़ाने का जो स्पीड है वह फास्ट होगा? इसको पढ़ाने में स्पीड मेरा फास्ट होगा कि इसको पढ़ाने में फास्ट होगा? सिंपल सा, जो तेज है उसको हम फास्ट पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, देखो, इसको इतना ही ऊर्जा देना पड़ा और इसको इतना ऊर्जा देना पड़ा। कहने का मतलब ध्यान दो कि जिस केस में संकीर्ण ऊर्जा अधिक होता है उसका दर कम होता है, और जिस केस में संकीर्ण ऊर्जा कम होगा उसका दर अधिक होगा। यानी कहने का मतलब, संकीर्ण ऊर्जा सबसे कम है ना इसमें, तो अभिक्रिया सबसे फास्ट कौन करेगा? C। सबसे धीमा अभिक्रिया करेगा ये, क्योंकि इसमें संकीर्ण ऊर्जा सबसे ज्यादा है। आ रहा है? सेट माइंड हुआ? तो आइए चलते हैं हम
जूल। ये तो इस तरह समझाने के लिए एक जो आपको उदाहरण देना पड़ा। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का दर या वेग ये समानुपाती होगा। किसके समानुपाती? मिटा दीजिए, बोलो किसके समानुपाती? तो संकीर्ण ऊर्जा के, संकीर्ण ऊर्जा के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर संकीर्ण ऊर्जा ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, लिख लिए। चलो अब रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा आप इसका दो दे सकते हैं। एक देंगे देहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और दूसरा आप दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। ठीक, आइए चलते हैं हम संकीर्ण ऊर्जा के परिभाषा लिखेंगे। माइंड में सब सेट रखिएगा, क्योंकि 12th बोर्ड में आता है। जो बात है वो हम बोल दिए। संकीर्ण ऊर्जा यहाँ लिखो, ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लिखो देहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका रहा पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा आप दे सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं को देना पड़ता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के अणुओं को देना पड़ता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। क्या आ रहा है समझ में? सब कुछ है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है। क्लियर बात है? अब आइए देखते हैं इसको, ये माइंड में सेट रखना। अब आइए बस थोड़ा सा और, ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। एक छोटा सा ग्राफ है, उस ग्राफ को हम देख देते हैं। देखो ग्राफ क्या है। ग्राफ है ये कि यहाँ पर एक हम अभिक्रिया ले रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया ले लिए। आपको तो पता है ना कि इसको बोलते हैं अभिकारक या कुछ लोग इसको प्रतिकारक भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं
प्रतिफल या उत्पाद भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आप अभिक्रिया में भाग लेना है। यहां पर हम ले रहे हैं ऊर्जा, ठीक है, ध्यान देना पहले ग्राफ पर। यहां हम ले रहे हैं देहली ऊर्जा। क्या ले रहे हैं? देहली ऊर्जा, मिटा देना। यहां पर हम ले रहे हैं देहली ऊर्जा। अब देखो, मान लेते हैं, इसी तरह से मान लिए हैं, मान लेते हैं कि जो A का ऊर्जा है वह यहां पर है, A का ऊर्जा यहां है। इसको हम बोलते हैं A का इंथैल्पी। A का इंथैल्पी मतलब A का आंतरिक ऊर्जा यहाँ है। तो हमको ये बताओ कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा इतना, देहली ऊर्जा वही ना होता है, और उसके पास है इतना। क्या वो अभिक्रिया में भाग लेगा? नहीं लेगा। जब तक उसका ऊर्जा यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे भाग लेगा? तो अब क्या करेंगे आप? उसको ऊर्जा देंगे, समझ रहे हो? चलिए ऊर्जा दीजिए। ऊर्जा देंगे तो इसका ऊर्जा देखिए बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे ही पहुंचेगा देहली ऊर्जा के बराबर तुरंत वहां से उत्पाद बना दिया, प्रतिफल। ना समझा? यहां पर क्या है? ये बी है, उत्पाद यानी कि प्रतिफल। सब कुछ सेट करो माइंड में। ये बना दिया प्रतिफल। तो देखो A का इंथैल्पी यहां है, आंतरिक ऊर्जा। B का देखो, B का यहां आ गया, इसको हम लिखेंगे B का आंतरिक ऊर्जा। तो हमको ये बताओ कि A का इतना तो ऊर्जा था, आप इसको दिए हैं कितना? इतना दिए हैं ना पहुंचाने के लिए देहली ऊर्जा के बराबर। तो आपको क्या बोले हैं कि देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकीर्ण ऊर्जा, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान देना, ये संकीर्ण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी EA से लिखा जाता है संकीर्ण ऊर्जा को। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये दोनों में देखो, ये जो है यहां से यहां, ये अभिकारक का आंतरिक ऊर्जा है इंथैल्पी, और यहां तक क्या है? वो प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल का यहां से ऊर्जा है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के ऊर्जा में कितना का परिवर्तन हुआ है उसको हम लिखेंगे डेल्टा H। और डेल्टा H जो होता है ना, हमेशा माइंड में सेट रखो, हमेशा प्रतिफल का इंथैल्पी माइनस होता है अभिकारक का इंथैल्पी। क्या कोई दिक्कत है? हमेशा होता है। हाँ, एक बात आप लोग सोचते होंगे कि सर ये बताइए कि क्या हमेशा ये ऊपर रहेगा? नहीं, नीचे भी आ सकता है, इनसे भी नीचे आ सकता है। तो उस केस में जान सुनो पहले तो, डेल्टा H बराबर प्रतिफल माइनस अभिकारक। अगर प्रतिफल ज्यादा हुआ तो डेल्टा H तुम्हारा आएगा धनात्मक, अगर अभिकारक ज्यादा हुआ और कम हुआ तो आएगा ऋणात्मक। क्या माइंड में सेट हो रहा है? बात सही है? तो ध्यान देना एक बात, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी में परिवर्तन। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी में परिवर्तन। इंथैल्पी में परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, अगर डेल्टा H निगेटिव में हुआ तो इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्लियर है? अगर डेल्टा H धनात्मक हुआ तो इसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी।
क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी बोलते हैं, एंडोथर्मिक। कैसे पता चलेगा? तो यहां से आपको ध्यान देना कि एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा होता है प्रतिफल माइनस होता है अभिकारक। सेट है? अब तुमको देखना है, अगर मान लो देखो यहां पर क्या है, यहां से लेकर के यहां तक प्रतिफल और यहां से अभिकारक है, तो प्रतिफल ज्यादा है ना ज्यादा, तो बस ज्यादा है तो यहां पर धनात्मक आएगा। ये जो वैल्यू है यही है दोनों में अंतर, यही है डेल्टा एच। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसको भी लिख देते हैं। पूछेगा आपसे कि इंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, तो कहना कि प्रतिफल का इंथैल्पी और अभिकारक की इंथैल्पी, दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी में परिवर्तन। ये समझ लीजिएगा, ये भी समझ लीजिएगा, डायरेक्ट हिट करता है। हाँ, अब मान लो कि अब यहाँ पर ये नीचे में आ गया, यहाँ पर, तो नीचे में आने का मतलब क्या समझ रहे हो? इस पर प्रतिफल का कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो क्या आएगा? हाई कम है, हाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा? इस बार माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। ठीक, आप लोग जानते होंगे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? उसमें ऊर्जा निकलता है, और इंडोथर्मिक ऊष्माशोषी मतलब ऊर्जा उसको देना पड़ता है। बस खत्म, क्लियर है? बस हो गया बस। एक लाइन यही लिखना है आपको कि प्रतिफल का इंथैल्पी लिखो, प्रतिफल का इंथैल्पी और अभिकारक के इंथैल्पी, अभिकारक के एंथैल्पी के अंतर को एंथैल्पी में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? चलिए तो हम आज यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम ओके, थैंक यू।